नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। केजरीवाल सरकार फेल हो चुकी है कोरोना से निपटने में। इन सब के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि रूस ने किया है बड़ा ऐलान, कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का यानी यूएन का अस्थाई सदस्य यानी परमानेंट मेंबर करने की बात की है। रूस ने कहा है कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा भारत को यूएन का अस्थाई सदस्य। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, नेपाल फंस गया है चीन की जाल में। जी हाँ, आपको बताएंगे अब चीन नेपाल कहने लगा है, माना कि चीन भी हड़प रहा है हमारी जमीन को। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस में बड़ा समझौता हुआ है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि जल्द से जल्द रक्षा समझौते के जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी हथियार हैं, वो सब रूस जल्द देने पर हुआ प्रतिबद्ध। राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान, गृह मंत्री का जबरदस्त स्वागत रूस में हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच पतंजलि के बाबा रामदेव की दवा, जी हाँ, पूरी तरीके से मोदी सरकार ने रोक लगा दी है इसके विज्ञापन पर। ट्रायल के लिए रिकॉर्ड मांगे, जी हाँ, जांच होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ कानूनी पेच हैं। लेकिन इन सब से इतर बात करें हम पाकिस्तान को लेकर, बड़ी खबर निकल के आई है, मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 35 मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म, कहा हमारे पूर्वज थे हिंदू, इसके बारे में आपको जानेंगे। तो सब कुछ खबरें करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आप मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,55,000 को पार हो गया। जी हां, 4,55,860 मामले सामने आ चुके हैं। कंफर्म केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज़्यादा कंफर्म केसेज आए हैं। मृतकों की संख्या 14,400 को पार कर गई है। इस बीच अगर अच्छी खबर की बात करें तो 2,58,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कल 32 से 14 मामले सामने आए तो टोटल 1,39,000 को पार कर गए हैं। दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़, जी आपको बता दें कि दिल्ली में कल 4,000 के करीब मामले सामने आए हैं। टोटल 66,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं दिल्ली में अब तक। तमिलनाडु में कल 25 से 16 मामले सामने आए हैं तो टोटल 64,000 के आंकड़े पार कर गए। गुजरात में कल 549 मामले सामने आए तो 28,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में कल 571 मामले सामने आए हैं तो 18,800 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में कल 395 मामले सामने आए तो 15,600 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में कल 370 मामले सामने आए तो 14,000 के आंकड़े को पार कर गए। मध्य प्रदेश में 183 मामले सामने आए तो 12,200 मामले हो चुके हैं। इस बीच हरियाणा में 495 मामले सामने तो 11,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि आंध्र प्रदेश में 462 मामले सामने आए तो 9800 के आंकड़े पार कर गए हैं। कर्नाटक में 322 मामले सामने आए हैं तो वहीं 10,000 के करीब आंकड़े हो गए। तेलंगाना में 870 मामले आए, कल बिहार में 157 तो 8,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में 148 है, असम में 203, उड़ीसा में 167, पंजाब में 162। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि रूस ने भारत को यूएन में अस्थायी सदस्य बनाने की मांग किया है खुला समर्थन। जी हाँ, दरअसल रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मंगलवार को आभासी बैठक हुई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख आवाज़ों को हर तरह से अनुकरणीय होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, साझेदारों के वैध हित को पहचानना, बहुपक्षवाद का समर्थन करना और अच्छाई को बढ़ावा देना ही एक टिकाऊ विश्व व्यवस्था का निर्माण करने का रास्ता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे बैठक में उन्होंने कहा है कि ये विशेष बैठक हमारे लंबे समय से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में विश्वास को दोहराती है, लेकिन आज चुनौती अवधारणाओं और मानदंडों की नहीं, समान रूप से इस पर अभ्यास की है। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जारी आभासी बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए अस्थायी सदस्यता की मांग उठी। रूस के विदेश मंत्री संगोई लावरोव ने कहा है कि बैठक में संयुक्त राष्ट्र में संभावित सुधारों और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने की बात की उठी। और इसी के साथ रूस ने स्पष्ट तरीके से इस बैठक में कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत पूर्णतः यूएन का अस्थायी सदस्य हो। इसके लिए हम खुला समर्थन करेंगे और सभी देशों से भी मांग करते हैं कि भारत को दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएन को पूरा अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए। और इसके साथ ही अस्थायी सदस्य बनने पर भी रूस ने खुशी जताई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल सरकार ने आखिरकार माना कि चीन हड़प रहा है उनकी जमीन। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी पर अब
देश की जनता पर भारी गुस्सा हुआ है। जी हाँ, दरअसल इन दिनों चीन की सह पर नाच रहे नेपाल की जमीन को ड्रैगन उसी तरीके से कब्जाने में जुटा है जिसके लिए वो कुख्यात है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय ने कागजातों में भी इसकी सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली इस बात पे आंखें मूंदे हुए हैं और भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने में जुटे हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट में कहा है कि तिब्बत में चल रहे बड़े रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से नदियों का रास्ता बदल दिया गया है और चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा करने की अपनी सीमा को बढ़ा लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स में मिले दस्तावेजों में भी कहा है चीन नेपाल के कई जिलों की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और नदियों का रुख बदलता जा रहा है। आने वाले समय में नेपाल पर मानो कब्जे की कोशिश रच रहा है चीन। तो ये वहाँ के कृषि मंत्रालय की तरफ से, मंत्री की तरफ से कहा गया है। यानी अब नेपाल भी मानने लगा है कि ड्रैगन चीन का सातिराना चाल अब नेपाल पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, पतंजलि की कोरोना दवा के विज्ञापन पर मोदी सरकार ने लगाई रोक, मांगे ट्रायल के रिकॉर्ड। जी हाँ, दरअसल पतंजलि की तरफ से मंगलवार को दावा किया गया कि उन्होंने कोरोना से निजात दिलाने वाली एक दवा की खोज कर ली। वहीं आयुष मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले को संज्ञान में लिया। मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उनके फ्लैट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। मंत्रालय ने कंपनी को इस संबंध में सूचना देते हुए कहा है कि इस प्रकार का प्रचार प्रसार करना, इस दवाई से कोरोना का 100% इलाज होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 का उल्लंघन है। पतंजलि से कहा गया है कि वो नमूने का आकार, स्थान, स्थल जहां अध्ययन किया गया है और आचार समिति की मंजूरी के बारे में विस्तृत जानकारी दे। तो ये जानकारी अब आयुष मंत्रालय ने मांग लिया। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। रूस दौरे पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि कम वक्त में रक्षा सौदा पूरा करने के लिए तैयार हैं रूस और भारत। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे, वहां पे जबरदस्त और भव्य स्वागत हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में विशेष बैठक किया। इसके साथ ही विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी का भी उन्होंने बड़ी बातें कही। इसके साथ ही जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है उसमें यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस अभी भी प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द, जिस तरीके से हमारी मांग तेज़ी के साथ है, रूस भी जल्द से जल्द हमारी मांग के अनुसार बड़े पैमाने पर हथियार हमारे जल्द से जल्द देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ही हमें पूरी सप्लाई इसकी मिल जाएगी। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है भारत के लिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 5 मुस्लिम परिवारों के 35 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म, बोले दबाव में आकर बने थे मुसलमान। जी हाँ, हरियाणा के गोहाना उपमंडल के तहत आने वाले गांव कौशला के 5 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। गांव के 5 मुस्लिम परिवार के करीब 35 लोगों ने पूरे रिवाजों के तहत हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। राष्ट्रीय प्रधान दादा बलजीत सिंह मलिक के नेतृत्व में इन लोगों ने हिंदू धर्म के अनुसार पूजा किया है, विधान के साथ हवन यज्ञ भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था भी व्यक्त की है। तो ये मामला हरियाणा से निकल के आया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। आपको बता दें कि भारत की पाकिस्तान को 2 टूक, एम्बेसी अधिकारियों के संबंध आतंकियों से हैं, इसलिए 7 दिनों में स्टाफ की संख्या को आधा करें। जी हाँ, दरअसल नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में जासूसी मामला सामने आने, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के दुर्व्यवहार के बाद अब भारत ने पाकिस्तान पर एक कड़ा स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को भारत अब कम करने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से मंगलवार को 23 जून को कहा है कि वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में अपने कर्मचारियों की संख्या 50% की कटौती करे। वहीं भारत ने पाकिस्तान को उच्चायुक्त को तलब कर दिल्ली स्थित उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त में से कहा है कि पाक उच्चायोग के अधिकारी जासूसी में लिप्त हैं, वो आतंकी संगठनों से संबंध रख रहे हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की सीबीआई जांच की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सोमवार को सीबीआई जांच की मांग की है। तिवारी ने कहा है कि छोटे शहरों से आने वाले हिंदी फिल्म उद्योग में हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। तिवारी ने ये दिवंगत अभिनेता के परिजनों से मुलाकात की और संवाददाताओं से कहा है कि वो घटना की उच्चस्तरीय जांच के पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आग्रह करता हूं कि सीबीआई जांच की अनुशंसा करें ताकि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी जांच करा सके। इस बीच आपको बता दें कि एनडीए के ही साथी चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री ठाकरे से इसकी मांग कर चुके हैं।
फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप भी सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली दंगों की मास्टरमाइंड आरोपी सफूरा जरगर को हाईकोर्ट ने दी जमानत। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सफूरा जरगर को 10,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके गर्भवती होने से मेडिकल आधार पर जमानत दी है। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि केस की मेरिट पर न जाकर उसे इस केस से जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं, जिसके बावजूद इस दौरान वो किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे जिससे उनकी जांच हो रही है, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दिल्ली छोड़कर बिना अदालत की इजाज़त के नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट के साथ ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के वकील तुषार मेहता ने कहा है कि मानवीय आधार पर जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको मेंशन कर दें कि दिल्ली पुलिस ने इसका एक थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने भी उनके हालात को देखते हुए यहाँ पर उनका समर्थन किया है, लेकिन अब कुछ लोगों को समझना पड़ेगा कि CAA और देश का विरोध करना चाहिए या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मुंबई मजदूरों के पलायन ने उड़ाए ठेकेदारों के होश, वापस बुलाने के लिए भिजवा रहे हैं विमान का टिकट। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन से कई काम अटक गए हैं। बड़े बड़े निर्माण कार्य के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि ठेकेदार अब हवाई जहाज़ में बिठाकर मजदूरों को वापस लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है मजदूर वर्ग, लेकिन लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में मजदूर अपने अपने गृह राज्य लौट गए हैं। उनके वापस लौट जाने की वजह से कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटक गए हैं। अब ठेकेदार इन मजदूरों को वापस बुला रहे हैं। 29 सालों के अमित कुमार शर्मा बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। घर में बूढ़े माता पिता और पत्नी हैं, तो बिहार में ये हालात हो चले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं राहुल गांधी। अशोक गहलोत ने CWC की बैठक में की है मांग। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में फिर राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये बात कही है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत की इस मांग को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी समर्थन किया है। यानी कई कांग्रेसी पार्टियों ने फिर से समर्थन करते हुए राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बन गई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार असेंबली चुनाव 26 जून को निर्वाचन आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी जिलों के नेता होंगे शामिल। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर जहां राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, वहीं निर्वाचन आयोग भी अपनी कवायद में जुट गया है। इसी क्रम में आयोग ने सर्वदलीय बैठक 26 जून को बिहार के राजनीतिक दलों के लिए बुलाई गई है। शुक्रवार को 3 बजे मीटिंग के सभी मान्यता प्राप्त दलों को बुलाया गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी से हैं तो आपके लिए खबर है। दरअसल अब केवल 2 हथियार ही रख सकेंगे लाइसेंसी धारक, बाकी को करना होगा थाने में सरेंडर। जी हाँ, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय लखनऊ के गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि राजधानी के लाइसेंसी धारकों 2 से अधिक हथियार नहीं रख सकेंगे। जिनके पास 2 से अधिक शस्त्र है उनको तीसरा जमा करना होगा। पिछले साल ही गृह मंत्रालय ने नई आयुधि नियमावली को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत अब शस्त्र लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के नवीनीकरण में कराया जा सकेगा। डीएम अभिषेक प्रकाश की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया, तो ये लखनऊ वाले के लिए खास करके। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती में की थी धांधली, साल भर गैंग का लीडर बिहार से गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2018 की यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली करने वाले सातिर सरगना को पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सरगना की पहचान राजेश कुमार के तौर पर हुई है। उसने पुलिस की सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा में वाराणसी में दर्जन भर से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जगह सालभरों को शामिल कराया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 91 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ,
दुनिया भर में 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए, जबकि मृतकों की संख्या 4,72,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 23,57,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 1,20,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 11,13,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो 51,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 6 लाख के करीब मामले सामने आ चुके हैं, तो 8300 के करीब लोगों की मौत हो गई है। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब तक 4,56,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं, तो मृतकों की संख्या 14,500 के आंकड़े को पार कर गई। तो दुनिया भर का ये आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।